तो ऐसा है कि आज के बाद से जब भी एग्ज़ाम होगा उसके 2 दिन पहले आपको जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे यानी कि अपने कोचिंग में, तो उसमें आपका जो है यही क्वेश्चन रहेगा। हमको ये देखना है कि ये जितने भी बच्चे हैं 300-400 जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे 100 में 100 ये मार्क्स प्राप्त करते हैं या नहीं, इसको हमको देखना है। ठीक है ना। तो इसको एक बार आप देखेंगे और नेक्स्ट डे आपको जो है एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो 100% 100 नंबर का क्वेश्चन जो भी रहेगा उसमें का जो है आप लोग इसमें क्लियर कर लेंगे। इसको एक बार देख, इतना इजी कर दे रहा हूँ ना। ऐसे तो ये जब तक 2023 एग्ज़ाम जो मतलब आएगा बिहार बोर्ड का, तब तक आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे सभी के सभी कंप्लीट जो है आपको इसी में से रहेंगे। तो अभी से ही, अभी तो जितना एग्ज़ाम हो गया लेकिन फिर से एक चैप्टर से हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ये होते जा रहे हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी एक एक चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे और ये वीकली नहीं, अब जो है सप्ताह में 2 दिन एग्ज़ाम होंगे आपके। हालांकि आपको पता ही है आपका सिलेबस जो है अब समाप्ति की ओर है, तो ऑब्जेक्टिव चलता रहेगा। और दूसरी बात कि जो सेट प्रैक्टिस बैच जो चलना शुरू होगा, जो लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय होगा, तो उसको भी इसी टाइप से हम करते रहेंगे, समझाते रहेंगे। तो चलिए आपके समय को न गंवाते हुए इसको देख ले, फटाफट देख ले। और याद रहे ये जो ऑफलाइन में एग्ज़ाम होगा उसमें 100 में 100 मार्क्स लाने होंगे। ठीक है ना। तो इसको एक बार देख के जाएंगे, चूँकि यही सेम टू सेम क्वेश्चन रहेंगे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसको एक बार देख लेंगे तो आप यहाँ देखेंगे और वहाँ पे एग्ज़ाम देंगे। मेरा एकदम दावा है कि 100% श्योर जो है याद हो जाएगा टोटल। तो चलिए यहाँ देखेंगे संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो जैसा कि आपको मालूम है आपको कि ये 3 वर्गों में, देखिए, रक्षित, आरक्षित, अवर्गीकृत। ये संसाधनों को जो वन के हिसाब से बांटे तो 3 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो संसाधन होते हैं जो बताए थे 3 भागों में, तो नवीकरणीय, अनवीकरणीय और ये जो है 3 वर्गों में जो बांटे जाते हैं उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। अब जो है दूसरा है संसार के सबसे कीमती संसाधन क्या है। तो संसार के सबसे कीमती संसाधन तो मालूम है खनिज है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं। तो ये जो है ये इसका 4 हो जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन। ये तो कंप्लीट सबको याद होगा, अनवीकरणीय, समाप्त हो जाने के बाद फिर होने वाला नहीं है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा तो अब खत्म होने वाला है नहीं ना, ये कभी नहीं, ये बार बार पूछा जाता है, तो यह पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा। तट रेखा के कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो ये तो कंप्लीट आपको मालूम होगा, 200 NM। लौह अयस्क किस प्रकार का एक संसाधन। लौह अयस्क की बात करें तो ये अनवीकरणीय है, ये भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, तो फिर से नवीनीकरण इसका नहीं हो पाएगा। 8 नंबर में देखेंगे प्यारे बच्चों, ये जो है ये ज्वारीय ऊर्जा, तो ये भी पुनः पूर्ति योग है। ये जो है पुनः पूर्ति होते रहता है, कंप्लीट आते रहता है, कितना भी खर्च कर लीजिए। पवन ऊर्जा भी आपको मालूम होगा, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय है, ये भी खत्म नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन परवहनीय। परवहनीय का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जो बहते रहता है। तो ये नदी की बात करें, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। चलिए फटाफट बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये सीमित है ना, तो इसमें कोयला, चूँकि ये सब तो मिलता रहता है ना, कोयला सीमित है। अगला देखेंगे, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है। बताइए तो फटाफट, किस पर निर्भर करता है। देखिए, तो ये उपयोगिता, देखिए हम लोग जो है उपयोगिता, इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। अस्तित्व समाप्ति की ओर इतना ज़्यादा मतलब फिजूल खर्ची करते हैं, तो ये उपयोगिता अगर ढंग से, नियोजन इसका ढंग से रहे तो ये खत्म नहीं हो पाएंगे ना, उसका फिर से पूर्ति करते रहना है। 13 नंबर का जो क्वेश्चन देख रहे हैं, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया। यानी कि 13 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका होगा 1968, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। उसके बाद लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की है। ये ऐसे कि बोर्ड से एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, फिर भी कभी कभार इसमें से पूछ दिया जाता है। तो ये जो आपको 1972, 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। तो ये तो मालूम है आपको, कौन सा सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन।
पृथ्वी सम्मेलन में तीनों का तीनों, पहला दूसरा तीसरा, जो ब्राज़ील है ये दोनों अलग अलग जो भी हुआ था उस सबको याद रखेंगे प्यारे बच्चों। तो ये देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये रहा आपका ज्योग्राफी का ऊपर में। अब हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैं बताया ना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, एक चैप्टर हिस्ट्री और 2 चैप्टर ज्योग्राफी, ऐसा चलता रहेगा। क्योंकि हिस्ट्री में 8 ही चैप्टर है और ज्योग्राफी में थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है, इसलिए इस टाइप से मैं अब जो है सप्ताह में 2 बार ऐसा करूँगा, तो आप लोग इसको क्लियर करते रहेंगे। देखें ना, चलिए अब हिस्ट्री पर देखते हैं। ये तो आपको मालूम है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन। ये तो बड़ा ही बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसको ध्यान से आप देखेंगे तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन, ये अगर नहीं पता हो तो अब क्या पता, बताइएगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, है ना? तो क्या किया था, किसने किया था बताइए तो? बिस्मार्क, ठीक है ना। अगला देखेंगे, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ये तो बहुत ही आसान है। सेडान के युद्ध जो हुआ था ना, उसी समय की बात बता रहे हैं। तो ये 1871 में हुई थी। चूँकि फ्रैंकफर्ट की संधि के पहले सेडान का युद्ध हुआ था 70 में। 71 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो ये तो आपको पता है। देखिए जर्मनी और इटली का एकीकरण सेम टू सेम वही हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो है 17 का, ये बी नंबर हो जाएगा, सेडान का युद्ध, ठीक है ना। यंग यूरोप की स्थापना और यंग इटली की स्थापना, ये दोनों जो है ना, ये दोनों के दोनों, एक 31 में हुआ था, एक 34 में हुआ था। ये 18 नंबर और 19 नंबर क्वेश्चन जो है, तो सी का तो मेजनी होगा, जोसेफ मेजनी जिसका फुल फॉर्म है। और इसमें भी आप देखेंगे दोनों का दोनों, एक 31 में हुआ था, एक 34 में हुआ था। तो यंग यूरोप की स्थापना और यंग इटली की स्थापना जो है प्यारे बच्चों मेजनी ने किया था। सेडान का युद्ध कब हुआ था? ये तो अभी यही बताया ना, सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध जो हुआ 20 नंबर का देखेंगे तो 1871, सेडान का युद्ध 70, ठीक है ना। 71 कभी कभी गलती दे दिया जाता है सेडान का युद्ध, क्योंकि युद्ध हुआ था तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 71 में। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था, फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था, फ्रांस और पर्सा, ठीक है ना, तो ये सेडान का युद्ध हुआ था। अच्छा, सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया के साथ हुआ था, और यहाँ देखिए फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था ना, ये सेडान का युद्ध। 21 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 1870 में। वियना सम्मेलन 1815 में, ये तो क्लियर है। वियना सम्मेलन ये पुरातन व्यवस्था लागू करने के लिए, इसका मेज़बान था ऑस्ट्रिया, मेटरनिक जो बात कर रहे हैं। वियना किस देश की राजधानी? ये तो आपको मालूम है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी, यहीं पर तो हुआ था ये 1815 में वियना सम्मेलन। क्रीमिया का युद्ध 24 नंबर पे है बच्चों, इसको देखिएगा। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1854 में हुआ था। उसमें वो फ्रांस ने क्या किया था, उसकी मदद की थी। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा फटाफट, दिमाग में आ रहा है ना। फ्रांस की क्रांति के बाद जो है इसको माना जाता है, फ्रांस की क्रांति हुई उसके बाद जो है सब हुआ। नेपोलियन संहिता, ये भी कभी कभार पूछा जाता है, ये परमानेंट नहीं होता है। 26 नंबर क्वेश्चन का फिर भी आपको बता चुके हैं, इसका होगा 1804। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? ये तो क्लियर है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिक, ये जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो वो चाहता था नहीं पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है, ये पुरातन व्यवस्था लागू करना चाहता था, है ना। काउंट काबूर की मृत्यु, प्यारे बच्चों ये तो क्लियर है। काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? काउंट काबूर की मृत्यु जो है, यहाँ देखेंगे बी नंबर, ये 1862 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चांसलर है, ठीक है ना। अब फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फिर क्वेश्चन वही आ गया। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। उसके बाद इनमें से कौन क्रांति के पुत्र कहे जाते हैं? क्रांति के पुत्र, ये थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो नेपोलियन को ये क्रांति इसी के देन है, जो है इटली के एकीकरण वगैरह का। पोलैंड की क्रांति कब हुई? ये डेट नहीं था उसमें, लेकिन फिर भी ये कभी कभार पूछ जाता था। 1830 में पोलैंड की क्रांति, ठीक है ना। लेनिन की मृत्यु, लेनिन की मृत्यु सबको पता है, लेनिन की मृत्यु है ना, 24 में लेनिन की मृत्यु। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये प्यारे बच्चों फटाफट मालूम है, ये नेपोलियन बोनापार्ट का काम है। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? ये यूरोप में, ये जो है नंबर है 1789 की बात है, फ्रांसीसी क्रांति, है ना।
यूरोप का मरीज। तो मालूम है आपको तुर्की मेटरनी का पतन, देखिए मेटरनी की मेटरनी का पतन 9 नंबर क्वेश्चन जो देखिएगा, मेटरनी का पतन। तो ये जो है आप देखेंगे 48 का जो युद्ध हुआ था, 48 की जो 48 आंदोलन जो है उसके समय जो है मेटरनी का पतन हुआ था, लास्ट हो गया 1830 1848, लास्ट में उसका जो है 1815 से 1848 की जो युग था वो मेटरनिक युग कहलाता है इसलिए। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर का जो है फ्रांस में किस शासक वंश था, बुर्बो वंश था। और मेजनी का संबंध तो क्लियर है, आपको पता ही है, ये कार्बोनरी से। उसके बाद 1829 इंडियानोपुल की संधि, इंडियानोपुल की संधि तो मालूम है, ये जो है ये तुर्की के साथ हुआ था 29 में, है ना। तुर्की का यूनान के साथ जो उसका क्रांति हुआ था, वो जो है यूनान के लोग जो है उस समय उसको स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया था और ओटो को वहाँ का जो है राजा वहाँ राजगद्दी सौंप दी गई थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर ने किस पोस्ट पर रखा था, ये प्रधानमंत्री के पोस्ट पर, क्लियर है। गरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था। प्यारे बच्चों बस इतना ही रहेगा, ऐसे नंबर ऊपर नीचे हो गए हैं फिर भी इसको देख लेंगे। ये इतने क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन का रहेगा जिसमें 100% आपको याद होना चाहिए। एक एक करके पूछेंगे, आप यहाँ पर कंप्लीट लेंगे, वहाँ पर ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। अब तो जो लगभग 6 महीना से जो है वीकली एग्ज़ाम हो रहे थे तो सब तो याद ही होगा, ये सब एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन फिर से रिपीट मार रहा हूँ कि 100% ये जो 40 अब 60 में ही आपको 40 का जवाब देना है, तो 40 में 40 100% श्योर आ जाए। जितने भी बच्चे जो 400 प्लस में नंबर लाते हैं, जो प्रैक्टिस बैच में या नाइट बैच में जो बच्चे शामिल रहते हैं, या हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं सभी के सभी जो प्रश्न जो इसमें देख रहे हैं, तो ये लगभग 400 बच्चों जो भी हैं सभी बच्चे जो है इसमें लगभग 100% कर ही लेंगे, है ना। तो इस बार तो आपको पता है कि हाईएस्ट नंबर जो है 468 नंबर था हमारे यहाँ से, जो 468 नंबर जो है अभिषेक का था। इस बार हमको लगता है 475 तक जाना चाहिए, ठीक है ना। जो भी इस बार लगभग 50-100 बच्चे 400 प्लस में नंबर लाएंगे, तो ये काम आप प्रतिदिन करें। और हाँ, अभी आप अगर सब्सक्राइब न किए हों तो कर लीजिए, चूँकि अब सप्ताह में 2 बार आपको हर मटेरियल मिलता रहेगा और इसी से आपका जो है अंत तक जो है 2023 फरवरी तक का जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सब इसी पर मैं डालता रहूँगा और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में आपका काम चलते रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट बार के लिए, तब तक के लिए यहाँ तक अंत करता हूँ।